थैंक यू। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? आवाज़ पहुंच रही है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए वाकई ये सौभाग्य का विषय है और निश्चित रूप से आज का जो आप लोगों ने विषय चुना है, मैं बधाई दे रहा हूँ पूरे राजनीति शास्त्र विभाग को कि आप लोगों ने इतने अच्छे मौके पर ऐसा विषय चुना है जो कि हमारा इंट्रोस्पेक्शन के लिए, हमें अपने आप को पीछे देखने के लिए कि हमने अब तक क्या किया है और योजना बनाने में भी हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका ये निभाएगा। आज माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में जो कार्यक्रम आयोजित, सेमिनार आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित प्रोफेसर पांडे साहब, जिनका शुरू में ही उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ था, और उनके साथ ही यहाँ उपस्थित प्रोफेसर सेमवाल साहब, प्रोफेसर ए के नवीन जी और प्रोफेसर सूर्यभान सिंह जी, और उपस्थित अत्यंत सम्मानित हमारे प्रोफेसर साहबान, एकेडमिशियंस। दरअसल जो मयार है, जो पैरामीटर है हमारी संवैधानिक संस्थाओं ने अपने उद्देश्य को हासिल किया या नहीं, उसका पैरामीटर ये होता है कि हमने जो संविधान के सबसे छोटा जो हिस्सा या शुरुआती हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसका प्रियम्बल है। हमने अपने प्रियम्बल को किस सीमा तक आत्मसात किया और किस सीमा तक उस प्रियम्बल को जिया हुआ है। हमारा प्रियम्बल, हमने अपने प्रियम्बल में अपने आप से वायदा किया था, क्योंकि हमारा संविधान वायदा अपने वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है और अंत होता है आत्मर्पित करने से। ये संविधान वो दस्तावेज है जिसको हम भारत की ओर, लोगों की ओर से लिखा गया और हमने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। हमने अपने आप से वादा किया, केवल राजनेता ने वादा नहीं किया, केवल ब्यूरोक्रेट ने वादा नहीं किया, केवल जुडिशियल ऑफिसर ने वादा नहीं किया, केवल एकेडमिशियंस ने वादा नहीं किया, हमने वादा किया, इस देश के नागरिकों ने वादा किया कि हम वो सब कुछ करेंगे जो हमने प्रियम्बल में लिखा है या जो इस प्रियम्बल के आधार पर पूरे संविधान में लिखा है। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जो समय हम सबके पास है उसमें, और जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं संविधान के, उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा एक एक करके। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और एक ओवरऑल उसका विश्लेषण। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कार्यपालिका से। कार्यपालिका का की जो उपलब्धियां हैं, इसके मामले में निश्चित रूप से मैं एक गौरवपूर्वक जो असेसमेंट कर रहा हूँ 1947 से लेकर के आज 2022 तक, ऐसा कालखंड है जिसको कि हम गौरव के साथ याद रख सकते हैं। कोई भी राष्ट्र केवल इस बात से याद नहीं किया जाता कि वहाँ पर किस तरीके की उपलब्धियाँ हो रही हैं, वो इस बात से भी याद किया जाता है कि हमने चूँकि अपने संविधान में ये कहा है कि वी शैल एंश्योर जस्टिस, 3 तरह के न्याय को एंश्योर करने की बात हम लोगों ने की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस तो सबको बराबर वोट देने का अधिकार मिल गया तो सभी लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस मिल गया, लेकिन सोशल जस्टिस तो तब मिलता है जब सभी प्रकार की गैर बराबरी या कि वे लोग जो अतार्किक आधारों पर गैर बराबर माने गए हों वो लोग मुख्य धारा में शामिल। ये हमारी पुलक गाथा है कि हमारे सर्वोच्च पद पर वो लोग आसीन हैं, पिछले हमारे महामहिम भी, इस समय की महामहिम भी, जो कि समाज के उस वंचित वर्ग से आते हैं जिस वंचित वर्ग को आज़ादी से पहले, जिसके बारे में यहाँ तक पहुँचने के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और अगर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यपालिका के लिए ही जो कार्यपालिका का दूसरा हिस्सा होता है आंतरिक सुरक्षा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी मैं निश्चित रूप से एक गौरवानुभूति का अनुभव करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि मैं तुलना कर लेता हूँ, ताकि हमारी तुलना तो हमारे भाइयों से होगी, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से होगी, हमारी तुलना होगी पाकिस्तान से, हमारी तुलना होगी चीन से, हमारी तुलना होगी म्यांमार से, हमारी तुलना होगी अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, इन ममालिक से हमारी तुलना होगी। और आप ये देखें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले इन 75 वर्षों में जितने देशों का नाम लिया मैंने, एक भी देश नहीं है जहाँ पर कि डेमोक्रेसी रही हो, एक भी देश नहीं है। आपने 17 आम चुनाव करवाए संसद के, आपने सैकड़ों आम चुनाव करवाए हैं विधानसभाओं के,
और इन सब में आपके यहाँ इस तरीके का पावर का ट्रांसफ़र हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। न तो हमारे साथियों में, न तो पाकिस्तान में, न तो अफ़गानिस्तान में, कोई एक भी देश आपसे अछूता नहीं है, आप सभी के बारे में जानते हैं। तो निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास के, इवन अब तो मुझे लगता है कि हम कुछ मामलों में अमेरिका से ही बेहतर हैं। अभी जो ट्रंप साहब ने जो कुछ किया, जब ट्रंप साहब की विदाई होनी थी और नए राष्ट्रपति, ये हमारे लिए मतलब बहुत इट वॉज सो पेनफुल। अमेरिकी संविधान के भी का मैं विद्यार्थी हूँ, सभी विद्यार्थी हूँ पिछले 40 सालों से, और मैंने कम से कम पूरे अमेरिका 1779 से लेकर के 1921 तक कभी ऐसा नहीं कालखंड देखा जबकि इतने खराब दिन देखने पड़े हों कि एक राष्ट्रपति जो हट गया हो या जो चुनाव में पराजित हो गया हो, उसने जिद की हो कि नहीं, मैं राष्ट्रपति भवन में रहूँगा। हम सौभाग्यशाली हैं। बस परसों की तस्वीर है, परसों या कल की तस्वीर है, हम लोगों ने देखा है कि साथ साथ जब आए राष्ट्रपति भवन से हमारे राष्ट्रपति महोदय और जो डिजिग्नेट राष्ट्रपति महोदया थी, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय दाहिने चल रहे थे, बैठे उस समय राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, और जो ही शपथ पूरा हुआ, जो नई राष्ट्रपति महोदया जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर आई, और जो निवर्तमान राष्ट्रपति कुछ सेकंड्स में हो गए, वो आकर के उन्होंने दूसरी कुर्सी धारण कर ली। और उसके बाद जब गए तो नई जो राष्ट्रपति हुई थी वो दाहिनी तरफ, प्रोटोकॉल का एक नियम है, बड़ा हर समय दाहिने चलेगा, वो दाहिने, और उसके बाद जो नए जो पहले राष्ट्रपति के थे वो बाएं साथ साथ चले, जाकर के उन्होंने एस्कॉर्ट किया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए पुलक गाथा, गौरव गाथा है, जो कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। पूरे आसपास के क्षेत्र में एक भी देश ऐसा नहीं है। बल्कि इस पर मुझे एक व्यक्तिगत घटना याद आ रही है और मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा आप सब लोगों से कि हमने किस तरीके से अपनी संस्थाओं को बेहतर किया है, या हमारे देश में कैसे हमारी संस्थाओं ने ऊंचाई हासिल की है। एक दिन मेरा बेटा, अभी 10 साल पहले की बात है, उस समय 10 या 15 साल की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि इंद्र कुमार गुजराल साहब और देवगौड़ा साहब का एक का उसमें से नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और दूसरे महोदय प्रधानमंत्री बने थे। लाइव टेलीकास्ट का ज़माना शुरू हो गया था। मेरे बेटे की छुट्टी थी, वो घर पे बैठा हुआ था। दिन में वो टीवी देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट मेरे साथ वो भी देख रहा था। शाम को मुझसे पूछता है कि पिताजी, ये दिन भर क्या संसद में लोग हंगामा ही करते हैं क्या, शोर शराबा ही करते हैं क्या? अच्छा, बच्चे इसलिए भी ये सब बातें करते हैं क्योंकि अखबार में केवल नकारात्मक तस्वीर पेश की जाती है। मैंने कहा कि नहीं मेरे बच्चे, वो देश जहां पर जिसके पास 1000 एकड़ जमीन हो वो 4 इंच पब्लिक लैंड जरूर दबा लेता है। वो देश जहां पर होंडा सिटी रहने वाला व्यक्ति सड़क पे गाड़ी खड़ी करता है, रिक्शे वाला गलती करता है तो बात समझ में आती है। वो देश जहां पर 4 इंच जमीन के लिए भाई भाई को नहीं छोड़ता, बहन के नहीं छोड़ता, पिता को नहीं छोड़ता, उस देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो गुजरात से म्यांमार के बॉर्डर तक फैला हुआ है, वहाँ पर दिन भर की बहस के बाद एक का इसका राजा एक से हो करके एक का ताज दूसरे के ऊपर चला जाए, तो बेटे पैर छू करके प्रणाम करके इस संविधान के प्रति नमन करना और कृतज्ञ रहना इसके प्रति, इस सामान्य उपलब्धि नहीं है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इसी देश में सन 47 के पहले जब 560 राज्य हुआ करते थे हमारे यहाँ, तो उस समय लड़ाइयाँ हुई हैं। और हम अगर ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर दिन भर बहस करके, चाहे जितना ठीक है वो होना नहीं चाहिए, शोर शराबा होना नहीं चाहिए, अधिक काम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम ये बहस करके, ये बातचीत करके और इसके बाद शाम को एक व्यक्ति हट करके दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है और जो हारा हुआ व्यक्ति है वो जाकर के बधाई देता है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री जो इलेक्ट होने वाला था, वो प्रधानमंत्री आकर के अगर संसद की सीढ़ियों को मत्था टेकता है तो हमें इस सोच को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए संभव हो पाया। और अगर राजनेता ये कहता है कि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, धर्म की पुस्तक है, वो संविधान हमारे धर्म की पुस्तक है, कोई हमारा देवता है तो इस देश के लोग हमारे देवता हैं, और जो देश का निजाम है, जो देश की व्यवस्था है, वही हमारा धर्म है। तो अगर ये सोच विकसित हुई है और ये सोच शीर्ष पर विकसित हुई है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी ओर से जो कुछ मैक्सिमम अधिकतम हो सकता है
उनमें उन लोगों ने कोई कोताही नहीं की। चाहे ठीक है दल बदल करते हों, सब कुछ करते हों, वो सब बातें, दरअसल कई बार होता यह है कि मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ मेरे मित्रों, क्योंकि मैं इसी अध्यापन पेशे का हिस्सा हूँ, एकेडमिक फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, तो कई बार हम गलतफहमी में होते हैं कि हम जो हमें PhD हमने कर ली ना, तो सभी चीज़ों की जानकारी केवल हमारे पास होती है। नहीं, ऐसा नहीं। हर काम की अलग कोर क्वालिफिकेशन होती है। PhD करना, अच्छा बोलना, अच्छे शब्द रखना, ये हमारे लिए कोर क्वालिफिकेशन है। पॉलिटिकल सिस्टम की कोर क्वालिफिकेशन है कि कौन व्यक्ति कितना लोगों को ये एहसास दिला सकता है कि मैं उसकी ओर से शासन कर रहा हूं। पॉलिटिकल सिस्टम या संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो क्रांति की, डेमोक्रेटिक संविधान का पहला उद्देश्य होता है कि वो क्रांति की संभावना को डिलेड करे। उसमें ये सब हिकअप्स होते हैं, गलतियां होती हैं और जो कमियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं 2 उदाहरण केवल दे रहा हूं। मैं अमेरिका का, जिसको कि आज हम सबसे अच्छी डेमोक्रेसी मानते हैं, और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं कि आज वो अधिकतर मामलों में वो हमसे बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब संविधान को बरतने के मामले में जो शीर्ष पर लोग हैं वो उतने अच्छे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो उसको बरतने वाले लोग हैं मित्रों, जो संविधान है ये नेताओं से नहीं चलता। संविधान वहाँ पर रहने वाले लोगों के दिल से चलता है, और वहाँ के जैसे रहने वाले लोग होते हैं उसके मुताबिक चलता है। तो मैं 2 इंस्टेंस, केवल 2 उदाहरण कर रहा हूँ कि अमेरिका किस दौर से गुजरा है। पहला वाक़या मैं कर रहा हूँ 1858 का है ये, जिस समय की हम आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की बात है। ड्रड स्कॉट नाम का एक गुलाम, उस समय गुलाम ही कहे जाते थे, गुलाम जिसको कि कोई अधिकार हासिल नहीं था, जिसको वोट देने के तो बात छोड़िए, वो फ्री नागरिक नहीं था। वो व्यक्ति, उसको लगता है कि नहीं, अब उस समय एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आया जहाँ पर कि उस समय गुलामी प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर वो कहता कि नहीं, अब तो मैं स्वतंत्र नागरिक हो गया, हमें वोट देने का अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए। जब नहीं सुनते राज्य के लोग तो वो जाता है वहाँ के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहता है अरे नहीं, आप स्वतंत्र नागरिक नहीं हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर स्वतंत्र नहीं हो सकते, इसलिए आप गुलाम के गुलाम ही बने रहेंगे, आपको वोट देने की तो बात छोड़िए, अपनी मर्जी से कुछ करने का भी अधिकार नहीं है। अंत में बेचारा वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस टेनी वाज चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, और चीफ जस्टिस टेनी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ब्लैक्स कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाइट्स। आई रिपीट, वो कहते हैं काला गोरे के बराबर कैसे हो सकता है, गुलाम फ्री कैसे हो सकता है, उसको बाकी लोगों की तरफ पढ़ने की आज़ादी कैसे हो सकती है। और जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इस एक पंक्ति ने, कई बार लोग कहते हैं ना कि न्यायपालिका और मतलब सभी चीज़ों से परे है, तमाम चीज़ें हैं। न्यायपालिका की एक पंक्ति का प्रभाव ये पड़ा कि पूरे देश में गृहयुद्ध छिड़ गया, जो 1864 में अब्राहम लिंकन की बलि लेकर के समाप्त होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो दुर्दिन नहीं देखने पड़े। हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आज़ाद होते ही हमने ये घोषित किया कि अनटचेबिलिटी इज हियर बाय एबॉलिश्ड। बाद में आकर के हम लोगों ने कानून बनाया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि कानून SC ST एक्ट बनने के बाद और अब तक, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% समाप्त हो गया लोगों के मन से, लेकिन मैं निश्चित रूप से मैंने इस पर काम भी किया है। 10 जिलों पर बाकायदा इंपेरिकल स्टडी मेरे पास है। 2 बार में 8 जिले उत्तराखंड के और 1 बार में 8 जिला उत्तर प्रदेश का था, और दोनों में हमने ये पाया कि हर जगह लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। पहले से अधिक कन्विक्शन रेट हुई है, पहले से अधिक मुकदमे एंटरटेन किए जा रहे हैं, कंपनसेशन की व्यवस्था है। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दुर्दिन हमें इसलिए नहीं देखने पड़े क्योंकि हमने कानून बनाया और कानून का बखूबी पालन भी किया। और इतना ही नहीं, मैं इस श्रृंखला में 2 केस और जोड़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा और गृहयुद्ध छिड़ गया, तो बाद में फिर लोग गए सुप्रीम कोर्ट, और बाद में जब अब कर संशोधन करके ये सब वहाँ पर गुलामी प्रथा, ये दास प्रथा समाप्त कर दी गई, फिर गए सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा उन्होंने कि नहीं, हमें तो बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, तो पढ़ा लिखा आदमी तो कई बार अपनी बात को कहने के लिए बड़ा लफाजी कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय लफाजी की, उनके सुप्रीम कोर्ट ने।
उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आपको पढ़ने की आज़ादी देंगे, लेकिन एक सिद्धांत उन्होंने क्वाइन किया, दैट वाज सेपरेट बट इक्वल ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा ठीक है, यू विल बी गिवन राइट टू एजुकेशन, यू विल बी गिवन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट यू विल नॉट बी परमिटेड टू सिट इन द सेम क्लासरूम इन विच अदर्स विल बी सिटिंग। अमेरिका ने वो दौर देखा है कि एक विश्वविद्यालय गोरों के लिए और एक विश्वविद्यालय कालों के लिए रहा है लंबे समय तक उसी राज्य में। फिर लोग को कोर्ट में कहा कि नो सेपरेट ट्रीटमेंट कैन नॉट बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द रीजन, दैट फैकल्टी मेंबर्स आर डिफरेंट, अदर थिंग्स आर डिफरेंट, एंड मोर सो इफ वी आर इक्वल, व्हाई शुडंट वी बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द सेम इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, एक ही क्लासरूम में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं और भी पीड़ाजनक बात बता रहा हूँ आपसे। एक ही कमरे में, एक ही क्लासरूम में बैरिकेडिंग हुई है, एक दरवाजे से ब्लैक आता था, एक दरवाजे से वाइट आता था, और इस अपने पाप को धोया है 1956 में आकर के, जो आपने 1950 में अपना संविधान लिखते समय पूरा कर लिया था। और ये हमारे लिए पुलक गाथा है, बहुत बड़ी गाथा है, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसलिए जुडिशियरी, वहाँ मतलब जुडिशियरी जो है यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत, इसलिए हमारे यहाँ की जुडिशियरी को भी सीखना चाहिए कि उसे उन्हीं बातों तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए जो उसके सामने आता है। उससे अलग अगर वो बोलेंगे, हमारी तरह एकेडमिशियन के रूप में बोलेंगे, तो हमारी तरह उनका क्रिटिसिज्म होगा। बाहर बोलने के अपने खतरे होते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि और एक उदाहरण केवल देकर के उनका मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी था हमें चर्चा करने के लिए कि हम कितना अच्छा कर पाए। हुआ ये कि जब 1930 में, चूँकि जितने इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे सभी लोग जानते होंगे कि 1930s में पूरे दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी। अमेरिका ने किया क्या था कि उन्होंने न्यू डील लेजिस्लेशन के नाम से कई कानून बनाने शुरू किए कांग्रेस ने, और ये कहा कि भाई ठीक है, उसमें हुआ ये कि थोड़ा सा रेगुलेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वही व्यापार आप करेंगे जो व्यापार करने का, व्यापार को लाइसेंस प्रणाली, बाकी प्रणाली शुरू कर दें। वो सभी के सभी जाता था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता था, फॉर द रीजन बिकॉज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार, तो हम चाहे जैसे रहेंगे, स्टेट इस पर कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। परिणाम ये हो रहा था कि किसी प्रकार से इकोनॉमिक डिप्रेशन पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। उस समय के राष्ट्रपति ने पब्लिकली कहा, जो हमें सुनने की नौबत नहीं आई ईश्वर कृपा से, पब्लिकली कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदत से बाज नहीं आता तो आई विल हैव टू पैक अप सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू सेव आवर सिटीजन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। पैकिंग अप के मैंने बंद करना नहीं हुआ, पैकिंग अप के मैंने जो उनके मतलब थे वो ये कि 9 न्यायाधीश होते हैं, भाई ठीक है हम कानून बनाएंगे, कांग्रेस में कानून बनाएंगे कि हम 19 न्यायाधीश रखेंगे, 10 न्यायाधीश और आ जाएंगे तो कम से कम बहुमत हो जाएगा उन लोगों का जो नहीं सोचा। हाँ, वहाँ एक और दिक्कत है कि वहाँ लाइफ लॉन्ग जजशिप है। एक व्यक्ति जो न्यायाधीश बन गया वो पूरे जीवन भर रहता है, तो दिक्कत ये थी कि भाई जब तक ये रहेंगे तो आप कुछ नया काम कर ही नहीं सकते, सुधार कर ही नहीं सकते, रिफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो देखिए जुडिशरी की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है। वहाँ के 2 न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दिया, और ये कहते हुए त्यागपत्र दिया कि सिंस आवर आइडियोलॉजी इज कमिंग इन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारा जो आदर्श है वो देश के प्रगति में बाधक बन रहा है और हम अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकते, तो बेटर वी रिजाइन। उन 2 न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दिया। जो वहाँ के न्यायपालिका को ये प्रतिष्ठा हासिल है वो इसलिए है कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान, अपनी नौकरी का बलिदान दिया, प्रतिष्ठा का बलिदान दिया, इसलिए ताकि राष्ट्र बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। हाँ, लेकिन ये भी है कि ये दौर हमें नहीं देखना पड़ा, हमारे यहाँ कम से कम ये परिस्थितियाँ नहीं आई। इसके बावजूद हाँ, हमारे जुडिशरी से ज़रूर हमें अब जो हमारे यहाँ जुडिशरी को प्रतिष्ठा इसलिए मिली कि एच.आर. खन्ना साहब जब वो थे, एच.आर. खन्ना साहब को जब सुपरसीड किया गया था, उस समय एच.आर. खन्ना साहब ने त्यागपत्र दे दिया था, और उनके त्यागपत्र देने के बावजूद वो त्यागपत्र दे दिया था, तब प्रतिष्ठा बढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की। या सेलेक्ट हेगडे ग्रोवर, इन 3 लोगों को जब सुपरसीड किया तो 3 न्यायाधीशों ने चुपचाप त्यागपत्र दे दिया था, तब प्रतिष्ठा बढ़ी थी हमारे न्यायपालिका की। न्यायपालिका में अंतर ये समझना चाहिए कि अलग अलग इदारों की प्रतिष्ठा अलग अलग काम करने से बढ़ती है।
हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है जब हम अच्छा बोल लेते हैं, जब अपने विषय को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब अपनी बात को अच्छे तरीके से हम समझा पाने में सक्षम होते हैं। हमारी प्रतिष्ठा हमारी ताकत से नहीं बढ़ती है। उसी तरह से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा उनकी ताकत से नहीं बढ़ती है, विश्वविद्यालय में जाकर के भाषण देने से नहीं बढ़ती है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है निष्पक्ष रहने से, इंटीग्रिटी दिखाने से। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है त्याग दिखाने से। 5 लोग आकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पहले की तुलना में कम होती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ निश्चित रूप से बाकी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है, बाकी इदारों की तुलना में, बाकी की तुलना में हमने यहाँ पर पिछले कुछ 5-10 वर्षों से जरूर व्यक्तिगत रूप संविधान के विद्यार्थी के रूप में मुझे लगता है, और जो मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे विद्यार्थी के रूप में मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी न्यायपालिका ने इस सीमा तक ये काम ये नहीं कर पाए, और उन लोगों को आने वाले समय में कहीं न कहीं अपने आप को इसके मुताबिक ढालने की आवश्यकता है। समाज के जो चीज़ें हैं वहाँ पर निर्णय केवल देना है, वहाँ पर सुझाव के रूप में देने की प्रवृत्ति से अपने आप को अलग रखना है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, लोगों को अपनी बात कहनी है, तो न्यायाधीश वाला हिस्सा छोड़ करके बाहर आकर के वो बात कहनी चाहिए। या उन्हें अगर किसी को उपदेश देना है तो हमारी तरफ प्रोफेसर हो जाए विश्वविद्यालय में आकर के, कॉलेज में आकर के, वहाँ पर वो बात कहें। वो इसलिए क्योंकि उनकी बात, वो जितना भी कहते हैं उनकी बात को लोग ब्रह्म वाक्य मानते हैं। जो भी कहते हैं उनके कामा फुल स्टॉप का इंटरप्रिटेशन होता है। वो जो भी कहते हैं, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कह देते हैं कि भाई ये तो किसी काम के नहीं है, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, उसकी चीछा लेदर होने लगती है और उसकी सत्ता संकट में पड़ जाती है। तो इसलिए जो कहना हो, जो बात करनी हो, वो लिख के बोलेंगे तो उनके खिलाफ कम से कम अपील हो पाएगी, और उनके खिलाफ लोग भी टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायपालिका को यहाँ पर अपने आप को सुधारने की आवश्यकता जरूर है। अगली बात, इलेक्शन कमीशन की भी चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। डेमोक्रेसी के जो 3-4 बातें बहुत जरूरी है, मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट बॉडी टू होल्ड इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे यहाँ कम से कम इंडिपेंडेंट बॉडी टू होल्ड इलेक्शन, इसलिए कि इनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको जो सर्विस सिक्योरिटी है, जो पद के जो सुरक्षा है, वो तकरीबन उसी तरह की है जो माननीय न्यायाधीशों को मिलती है। वो इसीलिए ताकि वो निष्पक्ष होकर के, ताकि वो ऐसा किसी के दबाव के बगैर अपने काम को कर सकें। तो हमारे जो चुनाव आयोग ने पिछले 75 वर्षों में जितनी निष्पक्षता से, जितने अच्छे तरीके से काम किया है, और उसी का परिणाम है। और अभी हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई भी और मित्र भी प्रोफेसर ए के रवीन चर्चा कर रहे थे उसके चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन के रिट के बारे में, उनकी धमक के बारे में। तो हम सब जब बच्चे थे तब भी देखा है हमने चुनाव आयोग को काम करते हुए, और आज भी हम लोग देख रहे हैं चुनाव आयोग को काम देखते हुए। अब तो लगता नहीं, हम गुजर जाते हैं और लगता नहीं कहीं पर चुनाव हो रहा है। चुनाव इतनी शांति से संपन्न हो रहे हैं, इसमें दोनों को क्रेडिट जाती है। चुनाव आयोग को तो निश्चित रूप से जाती है, लेकिन हम देश के नागरिकों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया को भी इसकी क्रेडिट जाती है कि हमने अपने आप को उसी के मुताबिक ढाला, और उसके मुताबिक ढाल करके हमने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके हम आगे बढ़े। अगली एक जो संस्था जिसके बारे में अभी चर्चा करना अभी रह गया था, वो है विधायिका। विधायिका के बारे में मैं ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगा आप जैसे सुधी मित्रों से, कि मेरे मित्र, विधायिका के बारे में, राजनेताओं के बारे में हम लोग जितनी बातें कहते हैं वो इसलिए नहीं कहते कि वो वास्तव में इतने बुरे हैं। संभवतः इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पलट करके हमारी बात का जवाब नहीं देते। वही बात हम अगर कोर्ट के बारे में कह देंगे ना, तो हमें डर रहता है कि हमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा जितना भी राजनेता होता है, हम तो नौकरी हमने ज़िंदगी भर की, हम तो कभी भी, एक बार हम नौकरी में आ गए, कोई बहुत काफ़ी हमारे ज़माने मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं, जैसा किया सब ठीक है। जो सार्वजनिक जीवन में होता है, हर क्षण स्कैनर में रहता है। जीवन की एक गलती उसको सत्ता से नहीं, पूरे लाइमलाइट से ऐसा वो खो जाता है कि उसका कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता।
और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति 50 साल, 60 साल, 70 साल सार्वजनिक जीवन में जी रहा है, तो हमें उसकी उस सोच के प्रति वहाँ जरूर हमें ये देखना चाहिए किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है। वो ऐसा होता है कि जब हमारी कोई नहीं सुनता, कोई ब्यूरोक्रेट हमारी नहीं सुनता, कोई न्यायाधीश नहीं सुनता, कोई पुलिस वाला नहीं सुनता, उस समय वो एक जगह जरूर होती है जहाँ पर जा कर के हम आप उसको लानत सलामत भी करते हैं, कुछ लोग हो सकता है गाली भी देते हों, और फिर भी वो उसका काम करवाता है। और कम से कम एक सेफ्टी वाल्व रहता है जहाँ पर कि हम उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमारी विधायिका ने जो उन्होंने काम किया है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। विधायिका का मूल काम ये होता है कि जो कुछ चल रहा है उसको कानून बना करके रेगुलेट करना, ताकि और बेहतर तरीके चले। जो अलिखित है वो लिखित करके रेगुलेट कर लेना, ताकि उसमें इंटरप्रिटेशन और अपने मन से इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश कम रहे। और दूसरा जो ज़रूरी बात है वो ये कि रिफॉर्म करना, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ जनता के सोच के खिलाफ भी जाकर के रिफॉर्म करना। दोनों काम करने में हमारी विधायिका सफल रही है। चाहे आवश्यकता पड़ने पर कानून में संशोधन करके, चाहे वो दंड कानून हो या सीआरपीसी हो या दंड मतलब कोई भी सीपीसी हो या दूसरे दीगर जितने भी कानून हैं उसमें संशोधन करके इन्होंने जो कुछ उस समय चल रहा होता है उसको रेगुलेट करने का काम किया है और रिफॉर्म करने का काम किया। रिफॉर्म तो इस तरीके का किया जैसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस देश में जहाँ पर आज़ादी से पहले हिंदू मतावलंबियों को शादी करने की संख्या पर कोई छूट नहीं थी, या बेटा बेटी के बीच में इतना बड़ा अंतर था कि बेटी को गोद नहीं लिया जा सकता था, वहाँ पर 54 मतलब 52 54 56 मतलब इन उसी समय कानून बना करके और लोगों के विरोध की परवाह नहीं करते हुए भी, लोगों के विरोध की परवाह नहीं करते हुए भी कानून बनाया गया। और आज का कालखंड ये है कि कोई उसका उल्लंघन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये रिफॉर्म करने का भी काम किया है। SC/ST एक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। SC/ST एक्ट के माध्यम से रिफॉर्म का काम हुआ है, क्योंकि कानून केवल लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट बनाए रखने का एक साधन नहीं होता। कानून लोगों को प्रशिक्षित करने का भी एक माध्यम होता है। उसके माध्यम से लोगों के जहन का प्रशिक्षण होता है, सोच का प्रशिक्षण भी होता है। तो SC/ST एक्ट को धीरे धीरे लोगों ने आत्मसात किया, या डाउरी प्रोहिबिशन, इस तरह के जो हुए, या मैं जब बहुत बड़ा कानून जिसके बारे में कि हम लोग अब चर्चा कम करते हैं, जमींदारी एबॉलिशन। मतलब आज पैदा हुआ बच्चा या 10-20 साल के जिनकी उम्र है, 30 साल जिनकी उम्र है, वो कल्पना नहीं कर सकते कि जमींदारी एबॉलिशन क्या इम्पैक्ट हुआ। ये दुनिया का एकमात्र देश है जिस चीज़ को हासिल करने के लिए सोवियत रूस में लेनिन ने लाखों लोगों को बर्बाद दिया, लाखों लोगों को, और फिर वो 50-54 साल बाद फिर वापस जैसे का तैसे हो गया। यहाँ पर जमींदारी एबॉलिशन करके कुछ हजार लोगों से ज़मीन लेकर के लाखों लाख भूमिहीनों में बांटी गई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता। जहाँ पर जमींदारी एबॉलिशन नहीं हो पाया, जहाँ पर लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, मैं नक्सलवादियों का समर्थक नहीं हूँ। नक्सलवादियों का हर मामले में हिंसा का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन मैं एक हिस्सा जरूर कह रहा हूँ कि नक्सलवाद का जो दूसरा पहलू है वो केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, साथ ही साथ वो वंचना बोध से भी जुड़ी हुई बात है। जो पूंजी का असमान वितरण है उसका भी है, क्योंकि शुरुआत तो हुई बंगाल में जहाँ पर लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। ज्योति बसु ने लैंड रिफॉर्म करके समाप्त कर दिया। अभी भी है कहाँ पर, बस्तर के आदिवासी इलाके में अभी भी ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ लैंड रिफॉर्म ठीक तरीके से नहीं हो पाए, या हम अपनी अच्छी बात वहाँ तक कन्वे नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और इस लैंड रिफॉर्म के माध्यम से सन 1950-52 में हमने वो काम कर लिया जो कि दुनिया का कोई भी देश, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। अभी भी वहाँ पर ज़मींदारी प्रथा है। हमारे साथ जो दो ही हो गए, पहले तो एक ही था, अब 2 हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश। जमींदारी व्यवस्था से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। और हाँ, एक अंतर और, उनके यहाँ कोई महामहिम मुर्मू कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता। कोई जरादरी होगा या कोई बिलावल होगा जो या तो सरमाया या तो उद्योगपति होंगे या वहाँ के ज़मींदार होंगे। तो ये इसका क्या कहते हैं, नौका बनाने वाले का बेटा भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता वहाँ पर, या चाय बनाने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, या कोई महिला भी ऐसी महिला मुख्यमंत्री नहीं हो सकती जिसने जीवन की शुरुआत में मजदूरी की हो किसी के। तो ये हमारे लिए पुलक गाथा है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये संविधान की हमारी उपलब्धियों में से एक है।
और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये विधायिका के माध्यम से ये काम, जो लैंड रिफॉर्म का काम हुआ, ये काम तो ऐतिहासिक काम हुआ। और जिसको कि हमारी विधायिका ने किया है, अलग अलग राज्यों में 1952 में ज़मींदारी को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया और उसके माध्यम से लोगों को बेहतर ज़िंदगी मिली, लोग और पूंजी का बंटवारा हुआ। केवल इतना ही नहीं, मतलब लोगों की चिंता की स्थिति ये है। मैं कार्यपालिका की सफलता के बारे में अभी पिछले 2 सालों कालखंड को लेता हूँ। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक निःशुल्क राशन दिया हो। एक भी देश नहीं है। 80 करोड़ तो पूरे यूरोप की आबादी शायद मुश्किल से होगी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 80 करोड़ शायद हो। और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिला है। कोई भी दूसरा देश नहीं है जहां पर कि इतना इस तरीके से लोगों को, इतने 2 अरब लोगों को 2 अरब डोजेस दी जा चुकी हैं कोविड की। और जिस तरीके से ये सबली ये चीज़ें, कई बार हमारे मित्र चर्चा करते हैं, मैं ये कार्यपालिका के उपलब्धियों की, संस्था के उपलब्धियों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1900 जो एक मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ अपने देश से, सेकेंड वर्ल्ड वार के ठीक बाद इस देश में हैजा फैला था और 1921 की जनगणना हुई थी। और जिस समय की हमारी आबादी 32 करोड़ हुआ करती थी, पूरे जो पाकिस्तान वगैरह मिला करके, आज का पाकिस्तान वगैरह मिला करके 32 करोड़ के आसपास शायद आबादी थी। और 11 सन 1911 पहली बार, अब तक के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में हुआ कि हुआ नहीं जानता, लेकिन हमारे देश के इतिहास में केवल एक बार हुआ कि 1911 की जनगणना से 1.5 करोड़ लोग कम हुए थे 1921 की जनगणना में। वो इसलिए कम हुए थे कि हैजा यानी बीमारी और भूख से लोग मर गए थे। आज तो जो कुछ ईश्वर न करे कि कभी कोविड जैसी महामारी लौट करके आए, लेकिन ये भी सच है कि जितने लार्ज स्केल पर ये महामारी थी, उस लार्ज स्केल में जिस खूबसूरती से हमारी कार्यपालिका ने इसको निपटा है और जिस खूबसूरती से इस देश के लोगों ने साथ दिया है, वो स्तुत्य है, वो अकल्पनीय किसी भी दूसरे देश के लिए है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर इस तरीके की बात हो सकती है। तो इसलिए भी ये जो इदारा है, कार्यपालिका है, उसने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। और आगे चल करके जो हमें जिस बात पर चिंता करनी है, वो केवल यही चिंता करनी है आगे चल करके 2-3 विषय जिस पर कि प्रोफेसर सेमवाल साहब ने भी चर्चा की थी। लेकिन उसके पहले एक ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी बात हो रही थी ना कि हमारी जनता के बारे में, जहाँ पर कि आसपास के हमारे देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर पिछले 70 वर्षों में मुसलसल लगातार डेमोक्रेसी रही हो। आपके देश में 54 सांसदों वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ है और पत्ता नहीं हिला। बाकी जगहों पर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इसको पलक गाथा के रूप में इसलिए देखता हूँ, इस देश के महान नागरिकों के अच्छाई के बारे में इसलिए देखता हूँ कि एक व्यवस्था बन गई, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो वो तब तक रहेगा जब तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो पराजित नहीं हो जाता। अगर महामहिम ने